इतिहास की पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे आर्यों के बारे में। तो आर्यों को अध्ययन हमने 2 पार्ट में करने का डिसीजन लिया था। पहला था ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो हम ऋग्वैदिक काल को जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज हम अध्ययन करने जाएंगे उत्तर वैदिक काल। तो आज दूसरा हम आर्यों का जो दूसरा पार्ट था, पार्ट उत्तर वैदिक काल, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, कितना माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। देखिए, जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल बहुत ही क्या था, एक अच्छा काल था, स्त्रियों की दशा सही थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया, धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल में जो संस्कृति उसका पतन होता गया और उसमें धर्म आडंबर आ गए, कुरीतियाँ आ गई। जो वर्ण व्यवस्था वहाँ थी वो जन्म के आधार पर थी, लेकिन यहाँ जो वर्ण व्यवस्था आ गई धीरे धीरे बनती हुई, जो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी? कर्म के आधार पर थी। कैसी थी? कर्म के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई? वो जन्म के आधार पर हो गई। उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हो गई। तो पहले हम क्रम से इनको डिस्कस करते हैं। क्रम से कैसे? जैसे कि हम वेद पढ़ रहे थे, तो हम वेदों ही से उठा लें। वेद होते हैं 4। कितने? 4। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, व अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। ठीक है, जो ये था ये सबसे प्राचीन है। इसके बारे में हम सब कुछ जान चुके थे। ये क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, जो इसकी रचना उसी समय में हो चुकी थी। बाकी जो 3 वेद हैं उनकी रचना इस समय हुई। ठीक, जो सामवेद है, सामवेद में किसका? मंत्रों का उच्चारण है। जो मंत्र हैं, मंत्रों का वर्णन है, और संगीत की उत्पत्ति भी इसी वेद से मानी जाती है। याद रखिए, जो मंत्रों का उच्चारण, मंत्र कैसे पढ़ना है, इस सब चीज की वर्णन कहाँ? सामवेद में। और संगीत की उत्पत्ति भी कहाँ से मानी गई है? सामवेद से मानी गई है। यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड विधियां हैं। वहां पे कर्मकांड, जादू टोना ज्यादा नहीं था। यहाँ पर यज्ञ हवन वाली चीजें आ गई। कर्मकांड की विधियां हैं यहाँ पर। इसमें क्या है? कर्मकांड की विधियां हैं। इसमें क्या है? जो दैनिक दिनचर्या होती है, दिनचर्या के बारे में बताया गया है। बीमारी से बचाव कैसे करें, ये सब किस में बताया गया? अथर्ववेद में बताया गया है। बीमारी से बचाव, ये सब जो चीजें हैं वो कहाँ बताई गई हैं? अथर्ववेद में। एक होता है आयुर्वेद, आपने बहुत सुना होगा आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? अथर्ववेद से ही मानी जाती है। आयुर्वेद क्या है? एक चिकित्सा पद्धति है। क्या है? चिकित्सा पद्धति है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? अथर्ववेद से मानी गई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वेद कितने हैं? 4 हैं। जो ऋग्वेद है उसका जो निर्माण है, रचना है, पहले ही हो चुकी थी। शेष 3 वेदों की रचना इसी काल में हुई, उत्तर वैदिक काल में। सामवेद, जिसमें मंत्रों का उच्चारण और संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। यजुर्वेद में कर्मकांड की विधियां, इसमें दिनचर्या या बीमारी से बचाव की चीजें वर्णित हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और चीज जानते हो। उपनिषद, उपनिषद कितने थे? उपनिषद 108 उपनिषद थे। कितने? 108 उपनिषद माने गए हैं। ठीक है, और एक चीज और पूछ लेता है, जो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो आपका भारत का जो सतवाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडक, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्या? सत्यमेव जयते। ठीक है, इसी युग में क्या हुई? वेदांगों की रचना हुई। किसकी? वेदांगों। वेदांग क्या है? वेदांग या इसी को शास्त्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शास्त्र। याद रखिए, ये कितने हैं? 6।
कितने हैं? 6। वेदांगों की रचना इसी में हुई। वेदांग का मतलब क्या है? वेद बहुत बड़ी चीज है, तो वेद को नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम वेद का जो सारांश है उसको हम पढ़ सकते हैं वेदांगों में। तो ठीक है, इसी समय पे क्या हुई? वेदांगों की रचना हुई। वेदांग या शास्त्र 6 हैं। ठीक, यदि और हम जाने तो महापुराण, पुराणों की रचना हुई। पुराण कितने हैं? 18। जो सबसे पुराना पुराण माना जाता है प्रमाणिक, वो है मत्स्य। मत्स्य पुराण सबसे प्रमाणिक और सबसे पुराना माना गया है। ठीक, तो ये थे कुछ धर्म की। अब सामाजिक स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं उत्तर वैदिक काल की। ये नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। समाज यहां भी पितृ प्रधान ही था, राजा वंशागत हुआ करता था। अब वो योग्य हो या अयोग्य हो, वहां क्या था, यदि राजा अयोग्य है तो उसको हटा सकते थे अपन। अब यहाँ पे ऐसा प्रावधान बहुत ही कम हो गया कि राजा योग्य हो या अयोग्य हो, जो राजा का पुत्र है वही राजा बनता था। ठीक है, समाज पितृ प्रधान था। बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, धर्माडंबर आदि ये जो कुरीतियां थी समाज में आ गई। ठीक है, पहले ये कुछ नहीं था। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें ना तो बाल विवाह होता था, ना सती प्रथा थी, ना ही ये कुछ नहीं था। तो इनका प्रचलन शुरू हो गया। क्या हो गया? प्रचलन शुरू हो गया। और खास चीज क्या है? गोत्र, गोत्र प्रारंभ हुआ। यहां से क्या हो गई? गोत्र का प्रारंभ किया गया, और जो विवाह की प्रणाली थी वो गोत्र में ही होने लगी। ठीक है, गोत्र विवाह प्रणाली शुरुआत हुई। इस काल से ही किसकी समस्या? जो गोत्र है उसकी हुई, कि जो शादी होंगी वो गोत्र के आधार पर होंगी। ठीक है, स्त्रियों को जो समान अधिकार प्राप्त थे वो नहीं मिला। अब स्त्रियों की जो दशा है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, उन्हें सम्मान मिलना कम हो गया। समाज तो पहले ही से पुरुष प्रधान था, अब और ज़्यादा क्या हो गया? पुरुष प्रधान हो गया। स्त्रियों पर क्या होने लगे? थोड़ा अत्याचार से होने लगे। यदि हम धर्म की बात करें, जाति व्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पर जो ऋग्वेद में थी वर्ण व्यवस्था का वर्णन 10वें मंडल में हुआ था। ऋग्वेद में जो वर्ण थे वहाँ कर्म के आधार पर थे, परंतु धीरे धीरे परिवर्तित होते होते ये जन्म के आधार पर हो गए। किसमें? जो उत्तर वैदिक काल आते आते ये किसके आधार पर हो गए? जो वर्ण थे जन्म के आधार पर। और इसी समय जाति व्यवस्था ने भी जन्म लिया। जाति व्यवस्था भी धीरे धीरे शुरू हो गई। तो समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था कहाँ से आई? उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे। ठीक है, और जहाँ पे जो जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का क्या? जो जन्म के आधार पर, अभी क्या था? जाति नहीं थी, जन्म के आधार पर वर्ण था। जाति किसके आधार पर बनी है? व्यवसाय के आधार पर बनी। व्यवसाय के आधार पर किसका बना? जाति का सिस्टम बन गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ जो इम्पोर्टेंट किताबें थी, दर्शन, दर्शन की शुरुआत हुई। तो किस दर्शन की रचना किसने की ये जान लेते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है दर्शन से। ठीक है, तो आइए इनको समझ लेते हैं। ठीक, देखो दर्शन की बात करें तो जो प्रमुख दर्शन है कितने? 6 दर्शन बहुत फेमस है। योग, सांख्य, न्याय। जो 3 तो ऐसा है कि भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन, ये सबसे प्राचीन दर्शन है। क्या है? सबसे प्राचीन कौन है? सांख्य दर्शन। और उसके बाद बात करें हम तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक दर्शन। 3 दर्शन और फेमस हैं। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक।
वैशेषिक। ठीक है, ये 6 दर्शन बहुत पूछे जाते हैं, जिनमें ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये योग दर्शन की रचना की थी वो पतंजलि ने। पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन की रचना किसने की? पतंजलि ने। सांख्य दर्शन की कपिल मुनि, और इसकी गौतम मुनि। न्याय दर्शन की गौतम मुनि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए। योग दर्शन की रचना पतंजलि, सांख्य दर्शन की कपिल मुनि, न्याय दर्शन की गौतम मुनि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण। पूर्व मीमांसा किसने? जैमिनी ऋषि ने, और इसकी बदरायण। ठीक है, और ये कणादि। किसने? कणादि ने या कणाद ऋषि ने इसकी प्रतिपादन किया। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख दर्शन थे, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत, तो याद रखिए इनको, बिल्कुल याद कर लीजिए। ये 3 दर्शन खास तौर से, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, और न्याय गौतम मुनि। उत्तर मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण, और वैशेषिक दर्शन कणादि। ठीक है, अब कुछ और जान लेते हैं आर्यों के बारे में, आर्यकाल के बारे में। ठीक है, लगभग वैसे हम सब कुछ जान चुके हैं। कुछ नदियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, झेलम, झेलम को क्या बोला जाता था? वितस्ता। झेलम का नाम क्या था प्राचीन? वितस्ता। याद रखिए, ये मैं वर्तमान नाम लिख रहा हूं नदियों का, ये क्या है? आर्यकालीन नाम है, आर्यकालीन नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी भी एक बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है। तो झेलम, वितस्ता। ठीक है, रावी, रावी नदी का क्या नाम था? अभी बताया था, दशराग युद्ध क्या कहाँ हुआ था? परुष्वणी नदी, किसका नाम था? रावी का। ठीक है, चिनाव, चिनाव का नाम था अश्किनी। चिनाव, क्या नाम था? अश्किनी। ठीक है, अगली नदी की बात कर, सतलज। सतलज, सतलज का नाम था शताद्री। क्या नाम था? शताद्री। ठीक है, या सतुद्री। ठीक है, सतलज हो गए। आगे बढ़े, व्यास, व्यास का नाम था विपाशा। व्यास का नाम क्या था? विपाशा। व्यास नदी का नाम था विपाशा। ठीक है, और जो गंडक, गंडक का नाम था सदानीरा, और घग्गर, गोमल। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट 5 नदियाँ थी जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, याद कर लीजिए, झेलम, वितस्ता, रावी, परशुनी, चिनाव का अश्किनी, और सतलज का शताद्री, व्यास का विपाशा। ठीक, तो गंडक का और याद रख लीजिए, रखना हो सदानीरा। वैसे ये ज़्यादा पूछी जाती हैं 5, तो मैंने ये बता दी। ठीक है, गंडक नदी को क्या कहते थे? सदानीरा। तो ये आपका वैदिक काल हमने पूरा समाप्त किया। ठीक है, ऋग्वैदिक काल से लेके उत्तर वैदिक काल तक हमने हर पॉइंट के बारे में जाना जो एग्जाम में आ सकता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।